राज्य विधान परिषद के अकोला बुल्ढाना वाशिम स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार को चुनाव की घोषणा हो गई है। इस पृष्ठभूमि पर कई सदस्य चुनाव के लिए बेहद उत्साही दिखाई दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद के अकोला बुल्ढाना वाशिम स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 10 दिसंबर को होगा। चुनाव की अधिसूचना 16 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी और 23 नवंबर तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। विधान परिषद के अकोला बुल्ढाना वाशिम स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में 815 मतदाता हैं, जिनमें 3 अकोला बुल्ढाना वाशिम नगर निगम पार्षद और 3 जिला परिषद सदस्य शामिल है। इस चुनाव में जिन 3 जिलों में मतदाता है, उनके पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों की भूमिका निर्णायक होगी। आमच्याकडे MLC कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आहे ते सध्या कार्यरत मेंबर होते गोपीकिशन बजुरियाजी, त्यांच्या आता इलेक्शन पिरियड संपत येत आहे 1 डिसेंबर 2022ला। तो त्याचमुळे आता इलेक्शन्स आहे, इलेक्शन्सच्या फायनल जे पोलिंग आहे ते 10 डिसेंबरला होणार। त्यांची डिटेल्ड आम्ही तुम्हाला बातमी सगळ्यांना शेअर करणार, पण तोपर्यंत पूर्ण डिस्ट्रिक्टला सांगायचं आहे की MCC लागू झालेला आहे। जिला परिषद अध्यक्ष के लिए हुए विशेष बैठक में सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी ने संभागीय आयुक्त आह्वान देने के बाद महाविकास आघाड़ी प्रहार की महिला बाल विकास समिति की अध्यक्ष स्फूर्ति गावंडे ने मंगलवार को पद स्वीकार किया है। उद्घाटन समारोह जिला परिषद परिसर में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रहार प्रदेश अध्यक्ष अनिल गावंडे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महाविकास आघाड़ी के सदस्य मंच पर उपस्थित थे। महाविकास आघाड़ी ने आने वाले समय में इस संबंध को और आगे बढ़ाते हुए जिला परिषद में भविष्य की सत्ता की ओर बढ़ने की अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। आज मला सर्व जिल्हा परिषद सदस्य सन्मान्य जिल्हा परिषद सदस्यांच्या वतीने मी पदग्रहण सोहळा आज संपन्न झालेला आहे। आज मी महिला व बालकल्याण विभागाचा पदभार स्वीकारला आहे। मला जेवढे महिलांसाठी व बालकल्याणासाठी जेवढे समजा प्रयत्न करता येतील ते मी पूर्णपणे करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि वेळ थोडा म्हणजे 8 महिन्याचा अवधी आहे माझ्याजवळ, पण मला तुमच्यासाठी महिलांसाठी व बालकांच्या कल्याणासाठी जे जे योजना करता येतील त्या पूर्णपणे मी यशस्वीरित्या पार पाडेल। आयकर विभाग ने एक बार फिर बुल्ढाना अर्बन बैंक पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में आयकर विभाग ने बैंक के नांदेड़ शाखा के कुल 1200 खातों को फ्रीज किया है। बुल्ढाना अर्बन बैंक पर आयकर विभाग ने लगातार 5 दिन की छापेमारी में नांदेड़ शाखा के कुल 1200 खातों को फ्रीज किया है। हालांकि बैंक का कहना है कि अधिकांश खाताधार किसान और ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिससे खाता खोलते समय ग्राहकों के पास पैन कार्ड नहीं होने से आधार कार्ड या राशन कार्ड लिया गया था। आयकर विभाग के इस कार्रवाई के बाद बैंक ने सभी खाताधारकों को पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा किसी अन्य खातों की जांच नहीं की गई। बुल्ढाना अर्बन बैंक 3 राज्यों में काम करती है, जिसकी 400 से ज्यादा शाखाएं मौजूद है। साथ ही बुल्ढाना अर्बन बैंक के अध्यक्ष राधेश्याम चांडक ने कहा कि इसमें राजनीति हो रही है और बड़े लोग इस राजनीति में शामिल है। बुल्ढाणा अर्बन विषयी गेल्या 2 दिवसापासून मीडियामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या येत आहेत। वास्तविकता आयकर कायद्याच्या नियमानुसार खाते उघडताना पॅन कार्ड आवश्यक आहे, परंतु बुलढाणा अर्बनच्या शाखा या ग्रामीण भागामध्ये आहेत आणि पतसंस्था ग्रामीण भागामध्येच खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतात। त्या ठिकाणी पॅन कार्ड फार मोजक्या लोकांकडे असते। माननीय सहकार आयुक्तांनी एक परिपत्रक काढलं होतं 2010 साली की ठेवीदारांना खाते उघडताना फक्त ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे। त्यामध्ये आधार कार्ड असेल, ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल, पासपोर्ट असेल किंवा इतर काही ओळख असेल तर ती जरी असेल तरी खातं उघडता येईल। त्याच परिपत्रकानुसार बुलढाणा अर्बनच्या सर्व शाखांमध्ये खाते उघडण्यात आलेले होते। धर्माबाद शाखेमध्ये ओळखपत्र घेऊन खाते उघडण्यात आले, त्यांचे पॅन कार्ड काही घेण्यात आलेले नाही। पण गेल्या 2-3 दिवसापासून सगळ्यांचे पॅन कार्ड जमा करणं सुरू आहेत आणि ते खाते अपडेट करणं चालू आहेत। त्यामुळे त्याला असं काही खूप मोठी बुलढाणामध्ये चूक झाली अशातला काही भाग नाही आहे आणि खातेदारांनी कोणी घाबरण्याचं काही कारण नाही आहे। अकोला में पटाखों के फटने पर अचानक से भयावह आवाज करने वाले बुलेट वाहनों के साइलेंसर को जब्त कर लिया है। शहर की यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा ये कार्रवाई की गई है। अकोला में यातायात नियंत्रण शाखा ने दिन के दौरान तेज आवाज और पटाखे चलाने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है।
नगर यातायात नियंत्रण शाखा अकोला के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल के मार्गदर्शन में भीड़भाड़ वाली जगहों, बाजारों के साथ साथ अस्पतालों, स्कूलों और ट्यूशन क्षेत्रों में गश्त कर रहे 6 चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया गया है। ऐसे जब्त वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत जुर्माना लगाया गया है और उनके संशोधित लाइसेंस को तुरंत हटा दिया गया है और लाइसेंस को जब्त कर लिया गया है। सिटी ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर विलास पाटिल ने जानकारी दी है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील के नगराध्यक्ष कासम गवली और उनकी पत्नी पूर्व नगराध्यक्ष और मौजूदा नगर सेविका हसीना बी कासम गवली की संपत्ति के गबन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कासम गवली और उनकी पत्नी के नाम पर 5,09,88,495 रुपए की संपत्ति बरामद हुई है। बुल्ढाना जिला के मेहकर तहसील में अवैध संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप में नगर अध्यक्ष कासम गवली और उनकी पत्नी हसीना बी गवली के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें 5,09,00,000 से ज्यादा संपत्ति 2006 से 2020 के दरमियान खरीदने का दावा किया गया है, लेकिन कड़ी पूछताछ किए जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। हसीना बी गवली मौजूदा नगर सेवक है और उन्हें इस भ्रष्टाचार की जानकारी होने का दावा भी एंटी करप्शन यूनिट द्वारा किया गया है। हालांकि कासिम ने पुश्तैनी जायदाद होने का हवाला देते हुए कहा कि पुश्तैनी जमीन होने से उसकी कीमत बढ़ रही है, ये किसी प्रकार की अवैध संपत्ति नहीं है। एसटी का सरकार में विलय करने की एकमात्र मांग को लेकर कर्मचारियों ने अकोला में विभागीय कार्यशाला के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। एसटी का सरकार में विलय करने की एकमात्र मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से कर्मचारी राज्य परिवहन निगम अकोला संभागीय कार्यशाला के प्रमुख द्वार के सामने धरना दे रही हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से एक ही मांग है कि वो इसे तत्काल निपटाया जाए। ये कर्मचारी महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए हैं। दिवंगत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए लड़ाई शुरू की। हम उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर एसटी का सरकार में विलय होता है तो इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो एसटी का सरकार में विलय हो गया था। कामगार एकजुटीचा एसटी महामंडळाच्या शासनात विलीनीकरण, एसटी महामंडळाच्या शासनात विलीनीकरण। कोट्यावधी अब्जो रुपयाची प्रॉपर्टी एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मेहनतीनं स्वतःच्या कष्टानं निर्माण केलेली आहे। हे सर्व करत असताना तो एसटी कर्मचारी जगला पाहिजे, नुसतं जगलाच नाही पाहिजे तर सन्मानानं जगला पाहिजे। आज एसटी कर्मचाऱ्याची खूप दयनीय अवस्था आहे। मुलांचं चांगलं शिक्षण नाही आहे, आरोग्याची व्यवस्था नाही आहे, बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत। तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं लक्ष घाला सर, तुम्हाला दिसून येईल की तुमच्या राज्यामध्ये हा जो काही कर्मचारी आहे जो ग्रामीण भागामध्ये प्रवाशाची सेवा करते, ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जो घडवण्यासाठी सहाय्यक जी यंत्रणा ठरते ती म्हणजे दळणवळणाचं साधन। ते दळणवळणाचं एकमेव साधन म्हणजे एसटी लालपरी जीवनवाहिनी जिला आपण ओळखतो, त्या जीवनवाहिनीमध्ये काम करणारे जे काही कर्मचारी आहेत त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है और मलिक ने जमीनें ऊंचे दाम पर खरीदी है, ये आरोप लगाया है भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। इन आरोपों के साथ बुधवार को अकोला में भाजपा युवा मोर्चा ने मलिक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के मुद्दे पर भाजपा के कई युवा कार्यकर्ता बुधवार को सड़क पर उतरकर राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया। अकोला शहर के खुले नाट्यगृह चौक पर ये धरना आंदोलन किया गया है। इस दौरान युवा मोर्चा ने नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी कर मलिक के इस्तीफे की मांग की है। नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध आहे आणि त्यांनी अंडरवर्ल्डच्या लोकांजवळून जी जमीन घेतली त्याबद्दल कवडी मोल भावात त्याबद्दल जमीन घेतली आणि देवेंद्र फडणवीस जी आमचे नेते आहेत त्यांनी हा आरोप त्यांच्यावर केलेला आहे। त्याबद्दल युवा मोर्चा अकोला महानगर आणि जिल्हा त्यांच्या राजीनाम्याची आम्ही मागणी करतो। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को नागपुर में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन पर खुलासे और इस्तीफे की मांग की गई।
राज्य में क्रूज ड्रग्स मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। इसी बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसी बीच फडणवीस द्वारा मलिक के अंडरवर्ल्ड से संपर्क का आरोप लगाए जाने के बाद बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नागपुर में नवाब मलिक के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर महानगराद्वारे आज इथे आम्ही नवाब मलिक, देशद्रोही नवाब मलिक याचा निषेधाचा कार्यक्रम करत आहोत। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे निषेधाचे कार्यक्रमात चालू आहे। ज्या प्रकारे आतंकवाद्यांशी संबंध असलेल्या व्यक्तीकडून जमिनीचा व्यवहार नवाब मलिक आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांतर्फे करण्यात आला, जी अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे। याला देशद्रोहच फक्त एवढं नाव देता येईल आणि देशद्रोही लोकांनी सरकार चालवावं हे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चा सहन करणार नाही। त्यामुळे नवाब मलिक, देशद्रोही नवाब मलिक यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा ही आमची इथे मागणी है। आम्ही आज त्यांचा इथे निषेध करतो। चंद्रपुर में एसटी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार को एसटी प्रशासन ने 13 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके विरोध में बुधवार को प्रशासन की नीति के खिलाफ कर्मचारियों ने मुंडन आंदोलन करके धरना दिया है। सरकार की नीति के खिलाफ बुधवार को एसटी कर्मचारियों ने धरना दिया। एसटी प्रशासन ने मंगलवार को 14 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। इन 14 कार्यकर्ताओं की बहाली के लिए कर्मचारियों ने मुंडन आंदोलन का सहारा लिया। इस बीच श्रमिकों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार विलय की मांग को तुरंत पूरा करेगी। आज आम्ही 13 लोकांनी इथे मुंडन आंदोलन केलेलं आहे। 13 लोकांनी आपले केस काढलेले आहे आणि मुंबईत बसलेले आज ज्या आमच्या एस टीच्या लोकांचा जो नुकसान झालेला आहे हे आम्ही कोणत्या प्रशासनाला दोष देत नाही किंवा सत्ताधाऱ्याला देत नाही आणि विरोधी पक्षाला देत नाही, कारण आमची खंबीर बाजू मांडणारे आजपर्यंत तिथं दलाली करत होते। म्हणून हा जो निषेध आहे, ही जी कृती समिती बसलेली आहे मुंबईमध्ये, आज हा पूर्णपणे त्यांचा निषेध आहे। विदर्भ में तापमान में गिरावट का सिलसिला अब भी जारी है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं गोंदिया जिला विदर्भ में सबसे ठंडा रहा। जिले में 12.6 तापमान दर्ज किया गया। वहीं नागपुर का पारा 13.2 पर लुढ़का। विदर्भ में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार के बाद अब बुधवार को तापमान में और भी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा मंगलवार की तरह बुधवार को भी गोंदिया विदर्भ में सबसे ठंडा जिला रहा। गोंदिया में बुधवार को न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं नागपुर का तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार की तुलना में 1.2 डिग्री कम था। वर्धा जिले में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्धा जिले में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क गया। वहीं वाशिम जिले में पारा 14 डिग्री पर कायम रहा। अमरावती जिले में न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ भी तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद अकोला जिले में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चंद्रपुर और बुल्ढाना में पारा 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि चंद्रपुर के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। गढ़चिरौली जिले में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ के विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट से सर्दी का मौसम सुहावना होना तय है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा अकोला बुलेटिन।